जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे संविधान यानी कि राजनीति विज्ञान के तहत संवैधानिक संस्था में हम लोग देखेंगे ये लोक सेवा आयोग। इससे पहले हमने देखा चुनाव आयोग, वित्त आयोग, तो अब हम ये देखेंगे लोक सेवा आयोग यानी कि संवैधानिक जो संस्था है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत ये लोक सेवा आयोग समझने का प्रयास करेंगे। और लोक सेवा आयोग में देखेंगे मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो आइए देखते हैं ये लोक सेवा आयोग। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि ये लोक सेवा आयोग का प्रारंभ यानी शुरुआती सिलसिला जारी कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, तो ये समझिए कि लोक सेवा आयोग का देन है तो अंग्रेज का ही देन है, यानी कि ब्रिटिशर्स का देन है। हम यहाँ देखेंगे कि भारत में जैसे ब्रिटिशर्स आए थे व्यापार करने के वास्ते, लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ प्रशासन चलाना भी शुरू कर दिया, यानी भारत पर शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों, ये प्रशासन का दौर शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम से, यानी कि 1773 से सिलसिला जारी रहता है देश आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक। दोस्तों, इसमें देखेंगे इन 1773 से लेकर के 1947 के बीच जो ब्रिटिशर्स द्वारा चालित शासन था, इसे दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे। एक था कंपनी का शासन और एक था ब्रिटिश ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन। और दोस्तों, कंपनी का शासन जो होता है वो रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 के एक्ट से लेकर के, यानी कि जो अंतिम जो एक्ट बनता है चार्टर अधिनियम 1853 यहाँ तक, और यह जारी रहता है 1858 तक। यानी कि 1773 से लेकर के 1858 से पहले तक जो शासन व्यवस्था है उसे हम लोग कंपनी के शासन में बांटते हैं। इसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक में जो शासन चलाया जाता है वो होता है ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो कंपनी शासन में ही शुरू हो जाता है लोक सेवा आयोग का दौर। तो कंपनी के शासन में भारत में जो नियुक्त होने वाले लोक सेवक होते थे, यानी कि भारत में लोक सेवक को जो नियुक्त किया जाता था वो किस आधार पर किया जाता था, तो ब्रिटेन अवस्थित एक कॉलेज है हेलीबरी कॉलेज। हेलीबरी कॉलेज की एक चयन समिति और यहाँ भारत में जो बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके माध्यम से भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति होती थी। भारत में यदि देखें आधुनिक सिविल सेवा, यानी कि आधुनिक सिविल सेवा क्यों करें, क्योंकि समय समय पर इसका फॉर्म बदलते आया है, यानी रूप बदलते आया है। और रूप बदल करके आधुनिक दौर में क्या हो गया है, संघ लोक सेवा आयोग और साथ में है राज्य लोक सेवा आयोग। तो वर्तमान दौर में जो देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रारंभ यानी कि ब्रिटिश काल में ही हो जाता है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाता है 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर, लेकिन प्रारंभ होता है, ये पहले ही प्रारंभ हो जाता है 1853 में ही। मतलब देखा जाता है कि सिविल सेवा, पहले तो सिविल सेवा होता था विदाउट परीक्षा के, मतलब भर्ती किया जाता था, लेकिन समय बीता, समय गुजरा, फिर प्रतियोगी परीक्षा आन पड़ी, तो वो सभी देखना। पहले सिविल सेवा के लिए परीक्षाएं होती थी केवल और केवल इंग्लैंड में, लेकिन फिर समय बदला तो पाया गया कि इंग्लैंड में भी और साथ साथ भारत में भी व्यवस्था किया गया परीक्षा का। तो भारत में आधुनिक सिविल सेवा का प्रारंभ ब्रिटिश काल में ही देखा गया। और भारत में यदि देखें सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया
1853 के चार्टर अधिनियम से, यानी कि 1853 का जब चार्टर अधिनियम आया था उसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि अब लोक सेवा आयोग के लिए ये परीक्षा फेस करना पड़ेगा, तब जाकर के लोक सेवा आयोग के अधिकारी आप बन पाएंगे। जिस समय ये अधिनियम आया था, यानी 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, तो दोस्तों उसमें अधिकतम, न्यूनतम नहीं कह रहे हैं, अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया 23 वर्ष। अब दोस्तों ये 23 वर्ष देख रहे हैं अधिकतम उम्र सीमा, और एक समय आता है यानी 1866 में उस 23 वर्ष को घटा करके 21 वर्ष कर दिया। उससे पहले यानी कि 1860 ईस्वी में 23 वर्ष से 22 वर्ष कर दिया गया, फिर 1866 में 21 वर्ष कर दिया गया, और दोस्तों 1878 में तो और इतना घटा दिया गया, अधिकतम रख दिया गया 19 वर्ष। यानी इसका हम लोग अपने अर्थों में कुछ निकाले तो यह देखने को मिलेगा, इसका मतलब यही एक हो सकता है कि इंडियन यानी जो भी भारतीय हैं वो नहीं आ पाए, वो उसको पहले ही मतलब एक साइड कर देना है। इसका तात्पर्य तो यही हो रहा है, भला जिसमें अधिकतम उम्र सीमा लिमिट कर दिया गया 19 वर्ष, तो फिर कैसे हो पाएंगे उसमें। तो यही हुआ। फिर इसके बाद आगे चल करके क्या होता है, 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी मतलब शुरुआती ये 21 वर्ष होता है, न्यूनतम होता है, तो फिर आगे चल करके 21 वर्ष बढ़ाया गया, और फिर बाद में जब नया रूप आया तो उसका अलग था। तो हम क्या देखें कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का जब प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम से, तो उस समय अधिकतम उम्र सीमा रखा गया 23 वर्ष। 1860 में हो जाता है 22 वर्ष, 1866 में हो जाता है 21 वर्ष, और 1878 में घटा करके 19 वर्ष पे आ जाता है। इंडियन सिविल सर्विस में यानी भारतीय सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होते हैं? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ये 1864 में सफलता प्राप्त की है। अब दोस्तों यहाँ तो हमने देख लिए सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहले भारतीय होते हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। और दोस्तों आगे यदि देखें तो 1886 से 1923 के बीच में सिविल सेवा से संबंधित प्रमुख आयोग गठित किए गए, जिसमें ये 3 आयोग बहुत प्रमुख है: एचिसन आयोग, इस्लिंगटन आयोग और ली आयोग। सबसे इम्पोर्टेंट है ली आयोग, क्योंकि इसी ली आयोग के सिफारिश पर आज वर्तमान रूप में संघ लोक सेवा आयोग देख रहे हैं। एचिसन आयोग का गठन किया गया 1886 में, इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया 1912 से 17 के बीच, और ली आयोग का गठन किया गया था 1927 में। अब एक एक करके हम सभी आयोगों को देखते हैं। ये एचिसन आयोग, दोस्तों एचिसन आयोग का जो गठन किया गया था, इसमें क्या क्या सिफारिश किया गया। हालांकि अभी हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, पहले एक दौर था कि स्टैट्यूटरी सिविल सेवा होता था, तो स्टैट्यूटरी सिविल सेवा को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन करने का सिफारिश किया गया। कब से यह प्रांतीय लोक सेवा आयोग हो जाएगा। सरकार द्वारा सिफारिश किया गया कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड सिविल सेवा को समाप्त कर दिया जाए और 3 अलग से सेवाएं बनाने के लिए सिफारिश किया गया। यानी इसी एचिसन आयोग में एक मतलब सिफारिश किया गया सरकार द्वारा क्या कि कन्वेंटेड और अनकन्वेंटेड सेवा को समाप्त कर दिया जाए और उसके जगह पर 3 ये प्रमुख सेवा का सिफारिश किया गया। कौन? तो इंपीरियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस और सब ऑर्डिनेंट सिविल सर्विस। अब यहाँ पर इंपीरियल सिविल सर्विस जो होता है ऊपर वाला, ये इसका भर्ती लंदन में किया जाता था, और प्रोविंशियल सिविल सर्विस और सब ऑर्डिनेंट सिविल सर्विस इसका भर्ती भारत में ही होता था। जिनको ये सर्विसेज अलॉट हो जाता था इंपीरियल सिविल सर्विस, तो ये अपना सर्विस लंदन में दिया करते, तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस तथा सब ऑर्डिनेंट सिविल सर्विस के तहत अपनी सेवाएं देते थे भारत में। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि कन्वेंटेड और अनकन्वेंटेड सर्विस क्या होता है, यानी कन्वेंटेड और अनकन्वेंटेड सेवा क्या होता है। तो दोस्तों कन्वेंटेड सेवा मतलब होता है कि इसमें मुख्य रूप से अंग्रेज ही नियुक्त होंगे, अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त होंगे। यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास किया है कि कन्वेंटेड सर्विसेज में केवल और केवल अंग्रेज
ही नियुक्त होते थे और इनका पद बहुत ऊंचा होता था, यानी ऊंचे पदों पर आसीन होते थे। और अनकन्वेंटेड सेवा जो होता था इसमें भारतीय नियुक्त होते थे और भारतीयों को नियुक्त किया जाता था निम्न पदों पर, यानी कन्वेंटेड सर्विस के तहत ऊंचे पदों पर अंग्रेज लोग को भर्ती कराया जाता था और अनकन्वेंटेड सेवा के माध्यम से निम्न पदों पर भारतीयों को भर्ती कराया जाता था। अब दोस्तों जैसे ही एचिसन आयोग देखे हैं तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर आगे आयोग का गठन किया जाता है इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग कहते हैं कि सेवा का जो कार्य है, सर्विसेज का जो कार्य दिया गया उस कार्य के आधार पर 3 समूह में बांट दिया जाए, इसी का सिफारिश किया गया, फर्स्ट समूह, सेकंड समूह और थर्ड समूह। और ये इस्लिंगटन आयोग ये भी सिफारिश किया कि कम से कम 35% पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा जाए ताकि भारतीयकरण का और बढ़ावा हो। तो ये था इस्लिंगटन आयोग का जो सिफारिश था वो। और इसके बाद ली आयोग का गठन किया जाता अंततः, और ली आयोग सिफारिश करता है सबसे पहले तो लोक सेवा का वर्गीकरण किया जाए, यानी क्लासिफिकेशन किया जाए। इसके बाद भर्ती के लिए एक सेवा आयोग का गठन किया जाए और कैडर के अनुसार भारतीयकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए तथा जो भी अधिकारी होंगे उसे अच्छे वेतन और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये ली आयोग का सिफारिश था। अब दोस्तों आगे कुछ और मुख्य बातों को देखते हैं। तो 1878 में देख ले तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा एक वैधानिक सिविल सेवा प्रारंभ किया गया 1878 में। और जैसे ही लॉर्ड लिटन द्वारा एक वैधानिक यानी कानून के द्वारा बना करके सिविल सेवा प्रारंभ किया गया तो वो आगे चल करके 8 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। और 1923 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया कि आप इंग्लैंड में भी दे सकते हैं और भारत में भी। तो क्या देखें कि सिविल सेवा के लिए जो परीक्षा होता था वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होना प्रारंभ हो गया 1923 से। लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर। अब ली आयोग के सिफारिश पर तो गठन हो जाता 1926 में, लेकिन इस लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कर दिया जाता है। इसके बाद देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है फर्स्ट अधिनियम था, इसमें इंपीरियल सेवा को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। तो इसमें तो हमने यह बातें देखा। अब आगे और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि आगे और क्या कुछ बातें हैं लोक सेवा आयोग के बारे में क्या कहा गया है। और तत्पश्चात हम देखने का काम करेंगे संघ लोक सेवा। 1920 के आसपास भारत में 3 प्रकार की सेवाएं देखने को मिलती हैं। अब 1920 के आसपास जो भारत में 3 प्रकार की सेवाएं कौन कौन थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय सेवा, इंपीरियल सेवा और एक प्रांतीय सेवा। अब ये केंद्रीय सेवा, इंपीरियल सेवा और प्रांतीय सेवा क्या थी, तो आइए देखते हैं। केंद्रीय सेवा के जो भी अधिकारी होते थे वो समझिए कि सर्वोच्च सेवा प्रदान करते थे। और ये केंद्रीय सेवा के अधिकारी किसके नियंत्रण में होते थे, तो सरकार के डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष और अस्थाई नियंत्रण में। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार के डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अस्थाई नियंत्रण में कहने का तात्पर्य ब्रिटिश सरकार, यानी केंद्रीय सेवा के जो भी अधिकारी होते थे जो अपनी सर्वोच्च सेवा देते थे वो सरकार के यानी ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष और अस्थाई नियंत्रण में होते थे। और वहीं देखें इंपीरियल सेवा, तो दोस्तों इंपीरियल सेवा के तहत जो भी अधिकारी होते थे ये किन के नियंत्रण में थे, तो ये थे भारत के जो राज्य सचिव थे, राज्य सचिव जो होते हैं उनके नियंत्रण में। अब ये भारत के राज्य सचिव इंग्लैंड में नियुक्त होते थे और ये भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती थी, सरकार के प्रति जवाबदेह होती थी। तो हो गया, यानी कि इंपीरियल सेवा भारत के जो राज्य सचिव होते थे उसके कंट्रोलिंग में, उसके नियंत्रण में होते थे, और राज्य सचिव होते थे वो सरकार के नियंत्रण में। जैसे आप यदि देखते हैं तो एक संविधान के विकास की यात्रा में देखते हैं मोंटेग्यू चर्च पर सुधार,
मार्ले मिंटो सुधार, उसमें देखते हैं कि मोंटेग्यू साहब होते हैं भारत के राज सचिव, तो चेम्सफोर्ड साहब होते हैं गवर्नर होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वो भारत के राज्य सचिव होते थे जो कि इंग्लैंड में नियुक्त होते थे, और जो भी भारत के राज्य सचिव होते थे उनके नियंत्रण में ये भारत में जो गवर्नर हो या फिर गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय जो ये होते थे उनके नियंत्रण में होते थे। तो हम देखते हैं प्रांतीय सेवा। इसके बाद तो प्रांतीय सेवा जो निचली श्रेणी थी, सीढ़ी थी, ये प्रांतीय सेवा के जो भी अधिकारी होते थे प्रांतीय अधिकारी के अधीन, यानी कि गवर्नर या वाइसराय अगर रहेंगे तो वाइसराय, समझ गए। केंद्रीय सेवा, इंपीरियल सेवा और प्रांतीय सेवा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी जो हो गया, इसका गठन 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोकतंत्र का ही संरक्षक होता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग लोकतंत्र का संरक्षण होता है। अब और देखें तो सिविल सेवा संबंधी जो भी संवैधानिक प्रावधान किया गया उसके बारे में जरा देखते हैं। तो सिविल सेवा संबंधी जो प्रावधान संविधान में किया गया है वो संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद संख्या 308 से लेकर के 323 तक में ये सिविल सेवा संबंधी प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अनुच्छेद 308 क्या। तो अनुच्छेद 308 ये संघ लोक सेवा यानी लोक सेवा से संबंधित राज्य की परिभाषा होता है। और इसी 308 में पहले तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही नवंबर में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और इसी 2019 में धारा 370 और 35 से हटा दिया जाता है, तो उसके बाद यह लागू होने लगा है। अनुच्छेद संख्या 309 क्या कहती है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 309 कहती है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य हों, यानी संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो भी सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी सेवा और शर्तों में नियम बनाने की शक्ति संसद को है। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी अधिकारी जो भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा और शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? विधानमंडल में। संबंधित राज्य के जो विधानमंडल है उनमें यह शक्ति है। यह था अनुच्छेद संख्या 309। और दोस्तों जब तक संसद और राज्य विधानमंडल यानी संसद संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्य विधानमंडल लोक सेवा आयोग के बारे में कानून नहीं बनाते तब तक इस पर राष्ट्रपति जी ही कानून बनाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी की नियुक्ति। अब इस लोक सेवा का रूप देखते हैं। लोक सेवा का प्रारूप जो कितने भागों में डिवाइड है? तो लोक सेवा का प्रारूप यानी लोक सेवा के तहत 3 सेवाएं हैं: अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा यानी कि राज्य सेवा। कौन कौन देखे? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। अब दोस्तों अखिल भारतीय सेवा में देखते हैं 3 सेवा है। अब तक जो सृजन किया गया है अखिल भारतीय सेवा में 3 ही सेवा आते हैं। इसके बाद केंद्रीय सेवा आते हैं। भली आपको यूपीएससी यदि परीक्षा लेती है तो आप यूपीएससी के तहत जाते हैं, तो यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद यदि आप सर्विस में आते हैं तो आपको 3 ही अखिल भारतीय सेवा मिलेगी। इसके बाद जो सेवा है वो केंद्रीय सेवा में चला जाएगा। तो 3 अखिल भारतीय सेवा जो गठित की गई है और प्रचलन में है। वैसे तो 4 गठित किया गया, लेकिन एक चौथा जो है वो दोस्तों प्रचलन में नहीं है, मान्य नहीं है। 3 ही अभी मान्य है। कौन कौन? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यानी कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा और अखिल भारतीय वन सेवा। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज,
इसके बाद IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अब दोस्तों यहाँ पर IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज मत समझिएगा, यह है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। यह था अखिल भारतीय सेवा। और दोस्तों ये अखिल भारतीय सेवा के तहत जो भी अधिकारी होंगे इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होंगे इनकी नियुक्ति यानी कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, और सेवा जो देंगे इन अधिकारियों को जो भी राज्य का कैडर अलॉट किया गया है उस कैडर के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और किसके नियंत्रण में रहेंगे ये, तो केंद्र के नियंत्रण में भी रहेंगे, और जिस राज्य में जो कैडर मिला है वो राज्य के नियंत्रण में भी ये अखिल भारतीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय जो सेवा है उसके अधिकारी रहेंगे नियंत्रण में। अब दोस्तों केंद्रीय सेवा जो है, ये केंद्रीय सेवा के तहत क्या क्या आते हैं, तो भारतीय कस्टम तथा एक्साइज सेवा, आयकर सेवा, भारतीय ऑडिट व अकाउंट सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय प्रतिरक्षा सेवा, ये सभी आते हैं केंद्रीय सेवा के तहत। और वहीं राज्य सेवा की बात करें तो राज्य सेवा के तहत राज्य सिविल सर्विस यानी सिविल सेवा, फिर राज्य न्यायिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य शिक्षा सेवा और भी आदि आते हैं। अब यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद संख्या 312 कहती है कि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के मत संकल्प द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमने देखा कि अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके राज्य सेवा अखिल भारतीय सेवा का सृजन तो कर सकती है। अब तक जो सृजित किया गया अखिल भारतीय सेवा है वो IAS, IPS और IFS है। दोस्तों थोड़ा देर पहले हमने बताया कि एक चौथा अखिल भारतीय सेवा का भी सृजन किया गया जो मान्य नहीं है यानी कि लागू नहीं है। वो चौथा क्या है, तो चौथा 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 के द्वारा एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया, यानी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो गठन तो किया गया यानी व्यवस्था को बंद किया गया, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं है। तो यही चौथी अखिल भारतीय सेवा है, यानी क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो गठित किया जा सका है लेकिन लागू नहीं है। वर्तमान दौर में 3 ही अखिल भारतीय सेवा लागू देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद संख्या 312 ये कहता है कि कुछ अधिकारियों की सेवा और शर्तों में परिवर्तन करने का शक्ति संसद को प्राप्त है, यानी कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जिनकी सेवा और शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। उसमें उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश बोल रहे हैं, सभी न्यायाधीश हो जाएंगे इसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसलिए हमने लिखा है कुछ अधिकारियों की सेवा और शर्तों में परिवर्तन। दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी ये लोक सेवा के बारे में देखें, थोड़ा और बच गया है जो हम आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे लोक सेवकों की नियुक्ति। अनुच्छेद संख्या 315(1) के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के द्वारा कराया जाएगा। थोड़ा देर पहले भी हमने बताया कि UPSC के माध्यम से 3 अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा भी मतलब आयोजित की जाती हैं। तो यही अनुच्छेद संख्या 315 का 1 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा तथा केंद्रीय सेवा के लिए नियुक्ति अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद संख्या 315 का 2 क्या कहती है कि यदि 2 या अधिक राज्य मिल करके लोक सेवा आयोग का गठन करेगा तो वो हो जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो यही अनुच्छेद संख्या 315 के 2 के अनुसार 2 या अधिक राज्य मिल करके संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है।
यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इसके बाद आगे हमारा कुछ पदावधि बच गया कि लोक सेवक जो होंगे उनकी पदावधि के बारे में संदर्भ में देखते हैं। तो लोक सेवक की जो पदावधि होगी वो अनुच्छेद संख्या 310 में वर्णन किया गया है। यानी कि रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी जो पद धारण करेंगे। यानी क्या क्या देखें, अनुच्छेद 310 के तहत रक्षा सेवा, संघ की सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और अनुच्छेद 310 में ये भी कहा गया है कि राज्य का सिविल सेवा का जो भी सदस्य होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे, यानी पद धारण करेंगे। तो यह दोनों हमने देख लिया। और राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे सिविल सेवक को पदच्युत भी कर सकते हैं। यानी जो भी सिविल सेवक है उसे हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल। एक और बातें हैं कि यदि सिविल सेवक को अपने पद से हटना है तो स्वेच्छापूर्वक 3 माह पूर्व की सूचना दे करके त्यागपत्र देने का अधिकार प्राप्त है लोक सेवकों का। चाहे वह सरकार माने या न माने, सरकार स्वीकृत करे या न करे, लेकिन यह लोक सेवा को अधिकार है कि अपने पद से स्वेच्छापूर्वक वह 3 माह का सूचना दे करके त्यागपत्र दे सकते हैं। यह बातें तब आई जब दिनेश चंद्र बनाम असम राज्य विवाद हुआ था 1978 में। तब जाकर के ये निर्णय लिया गया कि सिविल सेवक को भी अपने पद से स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र देने का अधिकार है, बशर्ते 3 माह की सूचना दे करके। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा लोक सेवा आयोग के बारे में अभी देखा। तो इसके बाद जो आगे का जो हमारा ये सीरीज आएगा वो होगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का स्पेशली टॉपिक रहेगा वो। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में। दोस्तों इसी प्रकार आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और हम भी इसी तरह आपके बीच एक नई सोच के साथ टॉपिक लेकर के आते रहेंगे और आपके ये प्रिपरेशन में एक रफ्तार देने का काम करते रहेंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहिए, अपना एनर्जी हमें देते रहिए और हम भी जितना इम्फॉल्ट हो सके हम आपके बीच रहेंगे। तो दोस्तों पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।